नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिनका अभी नहीं हुआ है और आगे जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 देने वाले हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम आगे आपका है, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर्स को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। इसे आप ज़रूर देखना। इसी से सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। खास करके अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट ही आ रहा है, पूरा 20 का 20 करंट ही आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो, इसे ज़रूर देखना। जो पहले से देखे हुए हैं, यानी कि जिनको मतलब ये चूँकि स्पीडी से है, ये जो पहले से रिवीजन किए हुए हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो कुछ भी नहीं पढ़े तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने कमेंट में पिन कर दिया है, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी हमारा नया कोर्स साइंस का आने वाला है, तो आपको सारा चीज़ें बताएंगे क्या क्या सुविधाएं उसमें मिलने वाली। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले हम। देखिए, संवैधानिक अधिकारी राष्ट्रपति आपको पता है कौन है, द्रौपदी मुर्मू। क्रम भी याद रखना, 15वें नंबर का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, 15वें नंबर के ये भी हैं। तो काफ़ी आसान हो गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों 15वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं। तो तीनों तो 15वें नंबर का ही हो गया, तो अच्छा हो गया याद करने में आपको। ठीक है, अब न्यायिक प्रमुख देख लेते हैं। न्यायिक प्रमुख में आपके जो भी सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बीआर गवई के बदले कौन बने हैं, सूर्यकांत, 53वें नंबर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है, आर वेंकट रमनी, 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार मिश्रा। और ये पहले हैं तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय कुमार मिश्रा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर देंगे। जैसे देखिए, सभापति राज्यसभा कौन है अभी, तो आपके राष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। बाकी अभी उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। बाकी ये सब उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ध्यान रख लीजिए, ओम बिरला है। लोकसभा के नेता विपक्ष अभी राहुल गांधी है, और लोकसभा के महासचिव भी उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है ना। और निर्वाचन आयोग में बात करें तो चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया कौन अभी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, ज्ञानेश कुमार, जो 26वें नंबर के, क्या है, 26वें नंबर के, ध्यान रखिएगा। और चुनाव आयुक्त कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर संधू। चुनाव आयुक्त कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर संधू, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब इधर देख लेते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है, के संजय मूर्ति, 15वें नंबर के। कौन है, के संजय मूर्ति, 15वें नंबर के। फिर है महालेखा नियंत्रक, टीसीए कल्याणी, 29वें नंबर के। देखिए, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों 15वें नंबर के ही हो गए, और महालेखा नियंत्रक कैग भी के संजय मूर्ति 15वें नंबर के हो गए, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया याद करना, है ना, बार बार मन में करिएगा। महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी 29वें नंबर के हैं। और महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल हितेश कुमार मकवाना। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है, हितेश कुमार मकवाना। अभी देखिए, आपको पता है कि तीनों सेना का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति है, तो याद करने की जरूरत है नहीं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह, अभी अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के। नेवी के अध्यक्ष कौन है, यानी नौसेना के अध्यक्ष, ये आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। देखिए, चुनाव आयुक्त कौन थे, ज्ञानेश कुमार, वो भी 26वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। हम ऐसे ही याद करते हैं। अच्छा, 26वें नंबर का कौन कौन हो जाएगा, नेवी के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो भी 26वें नंबर के। और एक कौन था, ज्ञानेश कुमार, चुनाव 26वें नंबर के। ऐसे ही माइंड में घुमाइए, मेरा ये याद करने का तरीका है, कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है। अब थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी, ये आपके 30वें नंबर के हैं, ठीक है ना। तो अब वायुसेना अध्यक्ष एयरफोर्स वाला 28वें नंबर का है, और आपका नेवी वाला 26वें नंबर का है, और आपका थल सेना यानी आर्मी वाला 30वें नंबर का है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब सीडीएस जो भी हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। और सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है, सैन्य अभियान के डायरेक्टर जनरल, वो आपके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कौन है, राजीव घई, ये नए नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अपडेटेड है, ठीक है ना। सचिव एवं सलाहकार देखते हैं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है, टीवी सोमनाथन है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर हैं। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। देखिए, प्रधानमंत्री के एडवाइज़र यानी सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर, ये भी दो हैं।
प्रधानमंत्री के सलाहकार कितने हैं? 2, अमित खरे और तरुण कपूर। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी 2 हैं, प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। अच्छा, प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव हैं, ये तो ट्रिकी है, निजी मतलब निधि, तो निजी सचिव निधि तिवारी, आसानी है। अच्छा, ये सब सवाल एनटीपीसी में खूब पूछा है, जितना भी नियुक्ति से प्रश्न आ ही रहा है एकदम कन्फर्म, ठीक है। वित्त सचिव जो भी रक्षा वित्त सचिव हैं वो कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, 35वें नंबर के। इन सब का क्रम नहीं हो याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान रख लीजिए। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वें नंबर के, गृह सचिव गोविंद मोहन। देखिए, गौ से गृह, गौ से गोविंद मोहन, खैर बस ट्रिकी रहेगा तो आप मार दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है। वित्त सचिव अजय सेठ, ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। रक्षा सचिव कौन है? रो से रक्षा, रो से राजेश कुमार सिंह, रो से रक्षा, रो से राजेश कुमार सिंह, ठीक है। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव, इसमें कोई ट्रिक नहीं बैठ रहा। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम, ध्यान रखिए, ठीक है ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत से कौन है? अजय कुमार सूद। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देर गुप्तचर जो संगठन है उसको देख लेते हैं। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, रिपीट भी हो रहा है करंट अफेयर्स, तो इस भ्रम में ना एक रिपीट नहीं होता, रिपीट भी होता है, क्या पता आपके शिफ्ट में रिपीट होता है, इसलिए याद तो करना है ना। तो 19वें नंबर के आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सतर्कता आयुक्त सिर्फ पूछे तो अरविंद कुमार, AS राजीव, 2 व्यक्ति हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 19वें नंबर के। सिर्फ सतर्कता आयुक्त पूछेगा तो वो अरविंद कुमार और AS राजीव है। अरविंद कुमार, AS राजीव सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। अच्छा, CBI पूछे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया कौन है? प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद है। और देखिए, सूद से 2 नाम याद रखिएगा, एगो अजय कुमार सूद बोलेगा तो जो आपके भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, और CBI का अध्यक्ष, CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। तो 2 सूद, अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, और जो आपके प्रवीण सूद हैं वो CBI के वर्तमान में चेयरमैन, अध्यक्ष जो बोलिए, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर के। देखिए, उसमें पहले हम क्या देखे थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन थे? ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के। यहाँ है मुख्य सूचना आयुक्त, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर के। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी कौन है वर्तमान अध्यक्ष? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। रॉ, इसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, पराग जैन इसके अभी क्या है? अध्यक्ष हैं। रॉ का अध्यक्ष कौन है? पराग जैन, ठीक है ना। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत दाते, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ईडी आपका, इसको प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। इसके अभी निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ईडी कौन है? राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अध्यक्ष कौन है? अनुराग गर्ग, ठीक है ना। चलिए अब अर्धसैनिक जो बल है यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके पूछे गए हैं प्रश्न। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंघल, यानी कि महानिदेशक होते हैं इसके। BSF के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल बोलते हैं इंग्लिश में, दलजीत सिंह चौधरी। BSF के दलजीत सिंह चौधरी और SSB के संजय सिंघल, ठीक है। CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, NTPC में खूब रिपीट हुआ, ग्रुप डी में भी रिपीट हो रहा है, ग्रुप डी में 102 शिफ्ट में आया है। CISAF के कौन है? प्रवीर रंजन। NSG कौन है? B श्रीनिवासन। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप,
आलोक शर्मा इसके निदेशक हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ITBP, तिब्बत जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो होता है आपका, परवीर रंजन। देखिए ITBP और इसके CISF दोनों के एक ही हैं, ठीक है ना, परवीर रंजन, ध्यान रखिएगा, परवीन रंजन। CISF का भी परवीन रंजन और ITBP का भी परवीन रंजन। NCC नेशनल कैडेट कोर, इसके अध्यक्ष कौन है यानी महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र वत्स 35वें नंबर के, वीरेंद्र वत्स 35वें नंबर के आपके NCC के अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। वही बात करें ICG, शिव मणि परमेश 26वें नंबर के। अच्छा, 26वें नंबर से कुछ याद आया? 26वें नंबर के और कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना। तो शिव मणि परमेश कौन है? तो ये आपके भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका है उसके डायरेक्टर जनरल अभी हैं आपके शिव मणि परमेश 26वें नंबर, ठीक है। NDRF की बात करें तो आपके पीयूष आनंद भी हैं। वही RPF की बात करें, मनोज यादव थे, उसके बदले सोनाली मिश्रा को नया बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम राइफल्स की बात करें तो इसके महानिदेशक अभी कौन है? विकास लखेरा। HG होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के अभी कौन है महानिदेशक? रघु श्रीनिवासन, ठीक। तो ये आपके अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो थे वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि जो कुछ कमीशंस हैं, आयोग हैं, उनके अध्यक्ष एवं सचिव। सबसे पहले नंबर बात कि नीति आयोग, सभी लोग जानते हैं इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है ना। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी हैं। CEO को बात करें, CEO वो कौन है आपके? BVR सुब्रमण्यम, ये CEO हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन की अभी अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन, इसके भी अध्यक्ष कौन है? यह है हंसराज गंगाराम अहीर। SSC अभी बहुत 2-3 महीने पहले बहुत चर्चे में रहे हैं ये व्यक्ति, नाम बताने की जरूरत नहीं है। S गोपाल कृष्ण, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत मीम बने हैं ना। S गोपाल कृष्ण अभी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। बाकी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के उसकी जो नियुक्ति हो चुकी है, मतलब कि घोषित हो गया है कि कौन बनेंगे, है ना। लोकपाल के अध्यक्ष अभी कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर, ये भी लोकपाल के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वें NK सिंह, आप जान ही रहे थे, पुराने हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। वही बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसके अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC जो है आपका, किशोर मकवाना इसके क्या है? भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। वही बात करें NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 9वें नंबर के V राम सुब्रमण्यम है। कौन है? V राम सुब्रमण्यम 9वें नंबर के राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष हैं। वही बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानून गो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटीज़ वाले कौन है अध्यक्ष इसके? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है कुछ बोर्ड्स हैं उसको देखते हैं। जैसे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड CEO कौन है? सतीश कुमार। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके तुहिन कांता पांडे अध्यक्ष है और 11वें नंबर के, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने नंबर के हैं? ये भी आपके 11वें नंबर के हैं, ठीक, तुहिन कांता पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के अध्यक्ष अभी कौन है? राजेश निर्वाण है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है ना, राजेश निर्वाण इसके अध्यक्ष हैं। CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। और एक आपका होता है CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, संजय कुमार अग्रवाल, दोनों में अग्रवाल लगा है। तो CBDT रवि अग्रवाल, CBIC संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। और फिल्म वाला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रविंद्र भाकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB के अध्यक्ष कौन है? अभी मिनेश शाह अभी NDDB के अध्यक्ष हैं। कंपनी कानून बोर्ड, इसके अध्यक्ष अभी कौन है? महेश मित्तल कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और अभी जस्टिस सूर्यकांत
53वें नंबर के CGI भी बन चुके हैं। ठीक है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर आपका ट्राई है, TRAI, ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। आधार कार्ड जो बनता है उसको जो पहचान देता है, जिसका नाम है संस्था UIDAI, समिति समझ लीजिए, संगठन समझ लीजिए, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी भुवनेश कुमार है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो अभी आपके भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केशव वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। देखिए अभी डॉक्टर संजय अग्रवाल था एक, यानी एक संजय अग्रवाल था जो CBIC का अध्यक्ष था। यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति केशव वेणुगोपाल, प्राक्कलन का संजय जायसवाल। ठीक है। अब बात करते हैं जो NHAI है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। ठीक है। फिर बात करते हैं AAI, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी इंडियन एविएशन ऑफ अथॉरिटी, ऐसे कुछ इसका होगा फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। इतना तक आपका क्लियर है। बाकी इधर ये कंपनी वाला का आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख है, इसको देख लेते हैं। इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? V नारायण है, 11वें नंबर के। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती, यानी अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, दिनेश कुमार शुक्ला इसके भी अध्यक्ष हैं। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके भी अध्यक्ष कौन है? निदेशक विवेक भसीन है। DRDO के भी अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के भी निदेशक कौन है? डॉक्टर A राजा राजन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वे। ठीक है। अब देख लेते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। सबसे पहली बात ICC के अभी अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं, जो कि भारत के हैं, बताने की जरूरत है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की CEO कौन है? देखिए अध्यक्ष आपके जय शाह है, CEO कौन है? संयोग गुप्ता या संजोग गुप्ता, कहीं कहीं संजोग गुप्ता मिलेगा। ठीक है ना। और ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। कौन बनी है? इंदिरा नूई। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे से हैं। उसका देश भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे का। एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। फिर बात करते हैं IWF, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अभी अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम, पाकिस्तान के। BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। ठीक है। और BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। FIFA के भी अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहन, जो कि असम से है, आपको पता होना चाहिए, बॉक्सर हैं ये। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। और बाकी मैंने आपको जो है इसका क्या बोलते हैं, सचिव बता दिया, कौन? देवजीत सैकिया। टेस्ट कप्तान भारत के शुभमन गिल है अभी। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अभी मुख्य कोच गौतम गंभीर है। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के भी महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल, तो ये आपके हैं नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के भी अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, कल्याण चौबे इसके क्या है? अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन है। कौन है? आधव अर्जुन है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन,
भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू। कौन है? बहादुर सिंह सागू। भारतीय फुटबॉल टीम के अभी मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज हैं। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, जो कि केरल से है। ठीक है ना। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। कौन है? सहदेव यादव। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझारिया। तो ये आपके जो हैं क्या थे? खेल से संबंधित जो अध्यक्ष थे वो हमने देखा। अब बीमा संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं। इससे सवाल ग्रुप डी में आया था। ये पूछा था 5 या 4 तारीख की सीट में कि इरडा यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ। ये प्रश्न आया था। ठीक है। LIC के भी अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। LIC के CEO और MD कौन है? R दोरईस्वामी हैं। ESIC ये सब इसको हटाइए, सब ध्यान नहीं रखना, सबको ध्यान नहीं रखना। ठीक है ना। जो मैंने बताया आपको, इरडा ये इम्पोर्टेंट बीमा संस्थान है और LIC ये भी इम्पोर्टेंट बीमा संस्थान है और इसके MD CEO दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट जो आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। वही इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंजेटी नए नियुक्त हुए। ठीक है ना। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट आ सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO कौन है? सुंदर रामन राममूर्ति। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बीमा निगम थे, उसको हमने देखा। SBI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, RBI और SBI के बारे में। ठीक है ना। RBI के भी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। उप गवर्नर कौन है RBI के? स्वामीनाथन जानकीरमन, TB रविशंकर, गिरीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, सुधा बालकृष्ण। ये सवाल आपका आ चुका है गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। तो ये सारे उप गवर्नर आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है ना। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। ठीक है ना। अब SBI का थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती और प्रबंध निदेशक कौन है? राम मोहन राव हमारा। इतना आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसरो के जो मिशन है वो भी पूछ ले रहे हैं कि किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है, किस डेट में लॉन्च किया जा रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। CMS-03 ये एक उपग्रह है। कब इसको लॉन्च किया गया है? 2 नवंबर 2025 को, यानी 2 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? LVM-3M5 से। तीनों आपको ध्यान रखना है कि उपग्रह का नाम क्या है? CMS-03 और 2 तारीख को इसको लॉन्च किया गया और रॉकेट आपको क्या है? LVM-3M5। ठीक है ना। अगर तिथि याद नहीं रखोगे तो कम से कम उपग्रह का नाम याद रखना पड़ेगा और किस रॉकेट से। तो CMS-3 आपके LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। निसार की बात करें, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसको 2025 में जुलाई में लॉन्च किया गया है GSLV F-16 से। GSLV F-16 रॉकेट से आपको निसार को लॉन्च किया गया। एक्सियोम 4 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ना, और इनको जून में ही लॉन्च किया गया, 25 में ही। इनमें जो प्रक्षेपण यान थे वो कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला थे। पता है ना आपको एक्सियोम 4। तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक्सियोम 4 मिशन है, उपग्रह है, ये किस भारतीय से संबंधित है? तो शुभांशु शुक्ला, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। EOS-9 ये असफल हो गया था। इसको PSLV C61 से इसको लॉन्च किया गया था। NVS-02 100वें नंबर का, देखिए NTPC ग्रेजुएट में ये आया हुआ था कि NVS-02 जो है, यानी कि इसरो का 100वां जो था, 100वां मिशन का नाम क्या था? NVS-02। इसरो का 100वें मिशन का नाम क्या था? NVS-02। ये आपके GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। निसार GSLV F-16 से और आपका NVS-02 GSLV F-15 से। निसार F-16 और NVS-02 F-15। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट आपका 2024 वाला तो नहीं पूछेगा ना, 2024 वाला को हटा देते हैं। 2024 वाला नहीं पूछेगा, अपडेटेड ही पूछेगा। एक आपका ये देख लीजिए ना, ये आपका क्या बोलते हैं 2024 वाला जो लॉन्च किया उसको नहीं पूछेगा। ठीक है ना। कुछ आगे के जो मिशन है उसको देख लेते हैं। जैसे चंद्रयान 4, हालांकि ये मैंने बहुत कराया हुआ था पहले, फिर भी एक बार जब करा रहे तो कराते हैं। चंद्रयान 4 जो है लॉन्च डेट जो है, लॉन्च ईयर जो है 2028 में, ध्यान रखिएगा।
और चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, क्योंकि चंद्रयान है तो चंद्रमा के बारे में खोज सब हो रहा है, उसी के से खोज से संबंधित चीज़ें ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो 2028 तक लॉन्च करने की संभावना है चंद्रयान 4 की। लूपैक्स की बात करें, लूपैक्स क्वेश्चन कैसे आएगा कि लूपैक्स जो है किन दो देशों के मिशन है, तो जापान और इसरो का। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा, और भारत के इसरो, यानी कि जापान और इसरो, यानी कि जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है लूपैक्स। निसार नासा और इसरो का। गगनयान 2027 तक लॉन्च करने का बात किया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन होगा, गगनयान 2027 तक इसकी लॉन्च करने की डेट बताई गई है, ठीक है। वही बात करें शुक्रयान फर्स्ट, अब ओबियसली बात है कि शुक्र ग्रह पर इनको भेजा जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। 2028 तक ये भी इनको भी दिया गया कि लॉन्च करने का समय है, ठीक है ना। मंगलयान 2 आपका 2026 में ही लॉन्च होगा। देखिए क्या होता है, 2026 तो आने ही वाला है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, पहला मंगलयान लॉन्च हो चुका है, ठीक है। निसार तो 2025 में हो चुका है, ठीक ना। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम जो चीज़ें हुई हैं, पहली बार क्या क्या हुई उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न आपके आ रहे हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है, दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम जो 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य क्या है, केरल है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आपका केरल बन गया, ठीक है ना। भारत के पहले चीता सफारी की शुरुआत कूनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत के पहले चीता सफारी की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, मतलब जहाँ एक भी झुग्गी नहीं मिलेगा आपको, चंडीगढ़ में, ठीक है ना। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया, तमिलनाडु हो गया। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ है, नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ पर खोला गया है, नई दिल्ली में। अपोलो एथेन, ध्यान रखिए क्या नाम है, अपोलो एथेन। ये भारत का यानी एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा कौन है, मरियम फातिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। भारत के पहले PM मित्र पार्क, भारत के पहले PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश। भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और बड़ा दिखेगा आपको। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA, दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA की नियुक्ति कहाँ की गई है, अल्बानिया देश में। दुनिया का पहला डिजिटल हो गया, ठीक ना। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन, चौथा, हिमाचल प्रदेश चौथा हो गया। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया, फ्रांस। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है, आदि वाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत के पहले AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम।
भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, यानी कि योगा पॉलिसी किसने लागू किया? यूके यानी उत्तराखंड ने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत, ठीक है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ये सवाल आपका आ चुका है ग्रुप डी में, ठीक है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी, ठीक है। आगे देखते हैं इधर, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हातुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। अच्छा, पहला राज्य कौन है? यूके उत्तराखंड, ठीक है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और कौन सी ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस, ये भी ध्यान रखिएगा। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा गुजरात। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चीन। ये भी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। इसी सबसे प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ और आप इसको करिए। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव है, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम डिजिटल संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन राइटर विलेज कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? यूके उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ? बिहटा में। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बन गई है? आरती सरेन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र और डिजिटल म्यूजियम भी महाराष्ट्र। समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य तो एमपी मध्य प्रदेश। यहीं पर पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। विश्व की पहली वैदिक वॉच कहाँ लगाई गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश का पहला जनगण आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। देश का पहला जनगण आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार। कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं ना, को ख़त्म करने वाला पहला देश जॉर्डन।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये जो विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम थे वो भी खत्म हो गया। अब देखते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2024 से 25, इससे भी सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला आपका है कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल किसने जारी किया है? ये एक ऐप है, पोर्टल जो समझ लीजिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देने के लिए। कायका सेतु पोर्टल, पहली बात तो ध्यान रखना है, कायका सेतु पोर्टल किसने जारी किया? तो कर्नाटक ने। उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है ना। उद्देश्य याद रहे न रहे, कम से कम ये जरूर आपके पास याद रहना चाहिए आपको कि किस राज्य का है, यानी किसने इसको जारी किया है, जारीकर्ता कौन है, ये ध्यान रखना। उद्देश्य इसका बहुत कम पूछेगा, ठीक है ना। गज रक्षक ऐप, गज रक्षक ऐप, चूँकि गज का मतलब ही होता है हाथी, तो हाथी से संबंधित बातें होगी। गज रक्षक ऐप एमपी ने जारी की है, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए, ठीक है ना। ये गज रक्षक ऐप का उद्देश्य रखा है एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए, ठीक है। फिर है ज्ञान भारतम पोर्टल, किसने जारी किया है? भारत सरकार ने जारी किया, या केंद्र सरकार बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों जो है उसका डिजिटलीकरण करके उसका संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन अच्छे से किया जाए। तो ज्ञान भारती पोर्टल इसके लिए जारी किया गया। फिर है इसी नेट ऐप, भारतीय चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। इसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए, ठीक है ना। मतलब मतदान का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता अच्छे से लाने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। इसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया। फिर है आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल, संघ सेवा यूपीएससी ने इसको जारी किया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल, इसका लक्ष्य क्या है कि जो फाइनल रूप से यूपीएससी में चयनित नहीं हो पाते हैं, वो जो मेधावी उम्मीदवार होते हैं उसको कुछ क्या करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए वो यहाँ पर लिखा गया है, यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी जो उम्मीदवार हैं उनको रोजगार के अवसर देंगे ये आपके प्रतिभा सेतु पोर्टल, ठीक है ना। फिर बात करते हैं प्रवाह पोर्टल, ये एनटीपीसी में आया भी था। ये किसने जारी किया इसको? आरबीआई ने। इसका उद्देश्य क्या है? विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, ठीक है ना। उम्मीद पोर्टल किसने जारी किया? भारत सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हैं। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। सचेत ऐप, नाम ही है सचेत, मतलब आपदा आने वाला है, सचेत हो जाइए। एआई चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार ने जारी किया है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर का है, स्वास्थ्य विभाग ने इसको जारी किया है, राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी तरीके से बनाने के लिए, ठीक है ना। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। अगर पूछ ले कि राइज ऐप का क्या उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के जारी करने का, तो जो आपके टीकाकरण वैक्सीन है उसको रेगुलर तरीके से और अच्छे से बेहतर किया जाए उसको, ठीक है ना। स्वरेल ऐप, ये भारतीय रेल, नाम ही है स्वरेल, तो उसमें याद करने की जरूरत है नहीं। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। आरबीआई डाटा, ये आरबीआई का होगा, सिंपल बात है। मित्र पोर्टल सेबी, मित्र पोर्टल किसका है? सेबी का है। इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। मित्र पोर्टल का ये उद्देश्य रखा है इस सेबी ने, ठीक है। सम्मान संजीवनी ऐप किसने जारी किया? हरियाणा सरकार। और अभी देखे थे एआई चैटबॉट सारथी, वो भी हरियाणा सरकार का ही था। सम्मान संजीवनी ऐप ये भी हरियाणा सरकार का ही है। इसका उद्देश्य क्या है कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करना। भारत पोर्टल देखिए 2-3 दिन पहले आया हुआ ये ग्रुप डी में, गृह मंत्री अमित शाह ने इसको जारी किया है। और ये एक सीबीआई का पोर्टल है, इसका पोर्टल है सीबीआई का, इंटरपोल की तहत पर इसको बनाया गया है भारत पोर्टल, ठीक है ना। फिर है स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, मतलब समझिए कि डिजिटलाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है ना। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना का है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, ठीक ना। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना। फिर आपका
अन्न दर्पण पोर्टल। अन्न दर्पण पोर्टल जो आपका है ये भारतीय खाद्य निगम का एक एप्लीकेशन है, पोर्टल है जो बोलिए। अब इसका उद्देश्य क्या है? अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप ये भारतीय निर्वाचन आयोग का है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा के लिए ये सक्षम है। नाम ही है सक्षम, मतलब कि जो सक्षम नहीं है बूथ पर जाने के लिए उनको जो है अपने मतलब कि घर से मतदान देने की सुविधा जो है इस सक्षम ऐप में की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये एक पोर्टल है, एप्लीकेशन है। विजन पोर्टल ये आपके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको जारी किया है, ठीक है ना। वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कि उसमें हेराफेरी ना हो। संकलन ऐप ये आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का एक क्या है ऐप है। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। तो संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक ऐप है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार का है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग का है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय, तो इजी है। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे मेरी पंचायत ऐप से। लोकपथ मोबाइल ऐप MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको जारी किया है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फ़ोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। बहुत अच्छा काम किया है। लोक मोबाइल ऐप, ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? मोहन यादव ने, ठीक है। MP या सिंपल MP सरकार बोल सकते हैं। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरला का है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप। एक पेड़ माँ के नाम, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाते हुए। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट का है ये, डेटा प्रबंधन के लिए, डेटा मैनेजमेंट। निवाहिका ऐप किसका है? NIT कालीकट का, फॉर डाटा मैनेजमेंट। हाथी ऐप या हाथी ऐप असम सरकार का है। मानव हाथी संघर्ष और परिणाम मौतों को कम करने के लिए हाथी ऐप असम सरकार, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम निर्माण पोर्टल आपका ये कोल इंडिया लिमिटेड का है। ये क्या बोलता है कि जो सिविल सेवा है उसकी जो प्रीलिम्स है उसमें उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड का एक ऐप है। संज्ञान ऐप RPF का है। 3 नए आपराधिक अधिनियमों को जारी देने के लिए। उपस्थिति पोर्टल झारखंड का है। झारखंड के राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 2.0 ऐप सेबी का है। और हमने मित्र भी देखा था। मित्र भी किसका था? सेबी का ही था। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है उसको सिंपल करने के लिए। प्रवाह पोर्टल RBI का है, पहले भी देखे थे, सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए। तो ये आपके एप्लीकेशन थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये हमने आपको करा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देख लेते हैं जो एक्सरसाइज आपके हैं संयुक्त सेना अभ्यास, उसको देख लेते हैं। देखते हैं ऑपरेशन त्रिशूल जो है किन देशों के बीच हुआ है? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हुआ है। और कहाँ हुआ ये हुआ आपका थार रेगिस्तान राजस्थान में। त्रिसेना अभ्यास यानी तीनों सेनाओं के बीच का ये अभ्यास था, नाम ही है त्रिशूल। फिर दूसरा बात करते हैं मालाबार 2025। तो मालाबार 2025 जो ये क्वाड देशों के बीच हुआ है। कहाँ पर? गुआम अमेरिका में। क्वाड देश पता है ना? क्वाड देश में कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये क्वाड देश में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके गुआम अमेरिका में हुए हैं। नौसेना के बीच का ये एक्सरसाइज था। मित्र शक्ति 2025। तो मित्र शक्ति आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच ही हमेशा होता है। ये आपका कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था, बेलागावी कर्नाटक में। थल सेना के बीच ही एक्सरसाइज होता है। गरुड़ जो है भारत फ्रांस के बीच होता है। अच्छा, गरुड़ शक्ति अगर बोल देगा तो भारत इंडोनेशिया हो जाएगा। तो गरुड़ भारत फ्रांस के बीच होता है, फ्रांस में ये आयोजित हुआ था। थल सेना का ये एक्सरसाइज होता है। विंड बैक्स, देखिए विंड बैक्स जो होता है नाम में ही पता चलता है VI, यानी कि V से वियतनाम, IN से इंडिया, यानी कि वियतनाम और भारत के बीच ये होता है। हनोई में ये हुआ था, थल सेना का ये एक्सरसाइज था। जय मैक्स नाम से ही पता चल रहा है भारत और जापान होगा, जापान में हुआ था। नौसेना का एक्सरसाइज था ये।
पाँचवा समुद्र शक्ति। देखिए समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति दोनों ही इंडोनेशिया के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये 5वें नंबर का एडिशन ध्यान रखना है। एडिशन क्या था? 5वें नंबर का समुद्र शक्ति, ये भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। पहला INRCON एक्सरसाइज 2025। देखिए पहला बार हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला INRCON एक्सरसाइज, इन रॉकन, याद रख लीजिए इसको, इन रॉकन, झंझटी खत्म। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ये एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये दक्षिण कोरिया में ही हुआ है, ठीक है। चौथा आष्ट्र हिंद, ये तो नाम से पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। चौथे नंबर का आष्ट्र हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, ठीक है। इंद्र भारत और रूस के बीच होता है। तो ये इंद्र कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। इंद्र 2025 कहाँ हुआ था? भारत और रूस के बीच में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान में हुआ था। कोंकण 2025, कोंकण 2025 एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। भारत के पश्चिम तट पर हुआ कोंकण, भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत के पश्चिम तट पर हुआ। पैसिफिक रिच, XPR शॉर्ट में इसको बोलेंगे। इसमें बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल था, इसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे। ये सिंगापुर में हुआ था। इसी में जो है भारत का INS निस्तार शामिल हुआ था। तो ये भी ध्यान पूछ सकता है कि भारत का INS निस्तार कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर में। किस एक्सरसाइज में? पैसिफिक रिच में, नेवी का ये एक्सरसाइज था। फ्रीडम एज एक्सरसाइज, फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। फ्रीडम कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, कहाँ पर हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। थल सेना के बीच एक्सरसाइज था। सियाम भारत एक्सरसाइज जो है भारत थाईलैंड के बीच हुआ था। और भारत थाईलैंड के बीच कौन कौन सा होता है? मैत्री, वो भी भारत थाईलैंड के बीच होता है। और सियाम, ये भी भारत थाईलैंड के बीच होता है। ये पटाया थाईलैंड में हुआ था। एयरफोर्स का एक्सरसाइज था। जापाड, नाम से पता चल रहा है कि जापाड मतलब जापाड, सॉरी मैं दूसरा सोच रहा था। जापाड यहाँ क्या है आपका? बहुराष्ट्रीय है ना। जापाड क्या आपका? ये बहुराष्ट्रीय है, यानी मल्टी नेशनल है, बहुत सारे देश में भाग लेंगे। रूस और बेलारूस में ये आयोजित हुआ था। 21वां युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास हमेशा भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो इस बार ये अमेरिका में हुआ था। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ये भी आपका मल्टीनेशनल है, मतलब बहुत सारे देश ने भाग लेते हैं इसमें। ये मिस्र में आयोजित हुए हैं। ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, मिस्र में आयोजित हुए थे। 14वां मैत्री अभ्यास, अभी जस्ट बोले थे, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है, तो 14वें नंबर का था। एडिशन ध्यान रखना है। उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था। 12वां सिलिनेक्स मतलब भारत और श्रीलंका के बीच होता है, 12वें नंबर का, भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री 14वां और सिलिनेक्स आपका कितने नंबर का? 12वें नंबर का। ये आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं जा माता का मतलब क्या था? फिर मिलेंगे, बहुत बार मैंने और भी बार इसको बताया हुआ पहले भी, ठीक है ना। तो भारत जापान के बीच होता है, चेन्नई तट पर यह हुआ था। जा माता फिर मिलेंगे, इसका मतलब होता है जापानी लैंग्वेज में, और चेन्नई तट पर यह हुआ था। समन्वय शक्ति अभ्यास, ये भारतीय सेना का अभ्यास था। ये असम और मणिपुर 2 जगह में ये हुआ था। समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में हुआ, भारतीय सेना द्वारा ये आयोजन किया गया था इसका। सस्टेनेबल पावर 1404, सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान के द्वारा हुआ है। ये ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान के द्वारा हुआ, ईरान के द्वारा, और ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। 14वां बोल्टू कुरुक्षेत्र, 14वां बोल्टू कुरुक्षेत्र जो है भारत सिंगापुर के बीच हुआ, जोधपुर में हुआ। देखिए ध्यान, 14वें नंबर का बोल्ड कुरुक्षेत्र होगा ना, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा? बोल्ड कुरुक्षेत्र होगा। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच, ठीक है ना, जोधपुर में आयोजित हुआ है। प्रचंड शक्ति अभ्यास, ये भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन था, मेरठ के खरक फील्ड ट्रेनिंग एरिया में। 32वां सिलिनेक्स अभी देखे थे कि नहीं, सिलिनेक्स का 12वां संस्करण था, और यहाँ सिम्बैक्स है, इसका 32वां संस्करण है, पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है ना। सिम्बैक्स किसके बीच होता है? SI से सिंगापुर हो जाएगा, यानी S से सिंगापुर, I से इंडिया, भारतीय सिंगापुर के बीच होता है, सिंगापुर में होता है। पासेक्स एक्सरसाइज, ये भारत और ग्रीस के बीच हुआ था। पासेक्स अरब सागर में हुई, मुंबई के पास। पासेक्स भारत और ग्रीस के बीच
मुंबई के पास हुआ था, ठीक है ना। 17वां नोमैडिक, नोमैडिक किसके साथ होता है, भारत मंगोलिया के साथ। उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था, 17वें नंबर का नोमैडिक एलिफेंट था, ठीक है। 8वां शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस, निशक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होता है, कहाँ हुआ था, फ्रांस में ही हुआ था। पहला टाइगर क्लॉ, देखिए पहले नंबर का है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। पहला टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ठीक है ना। गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ था। 22वां कॉन्क्वेस्ट, ये भारत सहित बहुराष्ट्रीय, मतलब ये भी मल्टीनेशनल क्या है आपका, ये एक्सरसाइज है, मंगोलिया में हुआ था ये। 30वां प्रहार भारतीय सेना द्वारा हुआ था पश्चिम बंगाल में, 30वां फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है ना। डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग 10, ये बहुराष्ट्रीय, ये भी आपका है और ये आपका यूएई में हुआ था, यूएई में, ठीक ना, डेजर्ट फ्लैग ध्यान रखिएगा। 6ठा डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच पुणे में हुआ था, पूछा गया ये। 4था टाइगर ट्रम्प, अभी क्या देखिए, अभी देखिए टाइगर क्लॉ, देखिए टाइगर क्लॉ किसके बीच होता है, भारत अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प भी भारत अमेरिका के बीच ही होता है, लेकिन चौथा टाइगर ट्रम्प था भारत अमेरिका के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है। 14वां इंद्र अभ्यास, ये रिपीटेड है, ठीक है। प्रचंड प्रहार भारतीय सेना के बीच अरुणाचल प्रदेश में हुआ। एकेमी भारत और तंजानिया के बीच हुआ हिंद महासागर में। खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ। ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना का एक अभ्यास था, हिंद महासागर में हुआ। तो ये आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये समिट से आपका बहुत ज़्यादा हर एक शिफ्ट में आ ही रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं फटाक से। पहला देखते हैं 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, 27 से 30 अक्टूबर को ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये भी पूछ लेगा कि जो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा हुआ, आयोजन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो किसने की, प्रहलाद जोशी ने, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो 8वीं नंबर की ये थी आपकी समिट, और आयोजन आपका 27 से 30 अक्टूबर भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, और अध्यक्षता प्रहलाद मंत्री जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या रही, इसकी थीम रही एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, ये इसकी थीम रही, किसकी, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की। क्लियर है। अब बात करते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, हमने बहुत बार टेलीग्राम पर भी इसका भेजा था और भी कराए थे करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर देते हैं ताकि रिकैप हो जाए माइंड में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 हुआ कहाँ है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है, 6 से 7 जुलाई में। डेट अगर नहीं याद रख सकते तो कम से कम मंथ जरूर याद रखिए, जुलाई मंथ में हुआ है। जैसे अभी देखिए कि आपका जो सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा अक्टूबर मंथ में हुआ, उसी तरह कम से कम आप जो है मंथ याद रख लीजिए, क्योंकि मंथ भी पूछा जा रहा है, पूछ दे रहा है कि किस मंथ में ये शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो मंथ कम से कम याद रखिए। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो भाई ब्राज़ील में हुआ, तो वहाँ के राष्ट्रपति ही इसका आयोजन करेंगे, ठीक है ना, अध्यक्षता करेंगे। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट किसने किया, हमारे पीएम साहब ने। थीम क्या रही, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये हमारा ब्रिक्स का क्या रहा, थीम रहा। अब देखिए यहाँ पर जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जो 18th नंबर का होने वाला है, ये अपने इंडिया में होने वाला है, भारत में। और 16वां तो आपका रूस के कजान में हुआ था, 2026 में भारत में होगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नीदरलैंड के हेग में हुआ। इसकी थीम इसमें नहीं दी गई है, तो नहीं दी गई तो याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 36वां, क्योंकि थीम इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, इसलिए इसमें नहीं दिया गया। 36वां जो आपका है, ये आपका कहाँ होगा, तुर्की में होगा। 36वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा, तुर्की में होगा, ठीक। चलिए, और ये जून मंथ में हुआ था, कब हुआ था, जून मंथ में हुआ था। अब बात करते हैं 51वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन, ये आपका कनाडा के कनानैस्किस्क में हुआ। जो 51वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, कनाडा के कनानैस्किस्क में। और भारत की तरफ से मोदी जी ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया भारत को, तो बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। और 52वें नंबर का कहाँ होगा, ये आपका फ्रांस में होगा। तो नाटो का जो नेक्स्ट सम्मेलन है 36वां, वो तुर्की में होगा। ब्रिक्स का नेक्स्ट सम्मेलन 18वां भारत में होगा। और G7 शिखर सम्मेलन का जो नेक्स्ट जो आपका समिट्स होगा वो आपका फ्रांस में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, इसी तरह से हम जो बोल रहे हैं आपके माइंड में रिकैप होता जाता है, यही तो थोड़ा फ़ायदा है।
46वां आसियान शिखर सम्मेलन, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो ये मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ। थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। क्या थी? समावेशिता और स्थिरता, ये थीम थी आपके 46वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। किस मंथ में हुआ? ये आपका मई मंथ में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन मई मंथ में। अच्छा, नेक्स्ट जो 45वां जो था, अच्छा इसमें नहीं दिया गया नेक्स्ट, ठीक है ना। जब नहीं दिया गया तो इसको ये पिछले वाला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 47वां इसमें अभी हो सके घोषित नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, कहाँ होगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये आपका इनका आयोजन वर्चुअली हुआ। श्रीलंका ने इसका आयोजन वर्चुअली किया था। समझ गए? इसकी थीम क्या थी? भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, ये थीम थी 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, ठीक है ना। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से, वो किसने किया था? पूर्व विदेश सचिव पी कुमारन ने। किसने? पी कुमारन ने किया था, ठीक है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, मई में हुआ था। थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए विश्व, स्वास्थ्य के लिए विश्व, ठीक है ना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, यह आपका नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ, मई में हुआ था। ये देखिए 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा मई में हुआ, विश्व हाइड्रोजन मई में हुआ, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष सारंगी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी, सचिव संतोष सारंगी ने किया था, ठीक है ना, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का। अब देखते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। एआई एक्शन समिट जो आपका है, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? सार्वजनिक सेवा एआई, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विकास और एआई का वैश्विक सम्मान। सह अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी व फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, दोनों ने क्या किए थे? कोऑपरेट करके इनका मतलब अध्यक्षता इनको किया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक, कौन सी बैठक? 55वीं बैठक, ये आपका जनवरी मंथ में हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। और एआई आर्टिफिशियल वाला फरवरी में हुआ था। एआई एक्शन समिट जो है फरवरी में हुआ, और आपका जो विश्व आर्थिक मंच की जो 55वें नंबर की जो बैठक थी वो आपकी जनवरी मंथ में होती, ठीक है ना। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग इसकी थीम थी। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड में आपको पता है ना कौन कौन आता है? मैंने बताया था आपको, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका आता है। जो 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी, 9वीं थी ना, जनवरी में हुई, अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। बैठक की मेजबानी विदेश मंत्री अमेरिका की थी, मार्को रूबियो, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री ही भाग लेंगे, जानवे करते हैं आप, ठीक है। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक मिस्र में हुई, और ये दिसंबर में हुई थी, ठीक ना, दिसंबर में हुआ था 24 में। बैठक का विषय क्या था? युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन, युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में, ये आपका नवंबर में हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, ठीक है ना। 20वां आपका दक्षिण अफ्रीका में, 20वां कहाँ होगा आपका? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मोदी जी ने। 20वां ध्यान रखिएगा, अफ्रीका, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन COP29 कहाँ हुआ था? अजरबैजान के बाकू में। इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है ना। COP30 आपका ब्राजील 2025 में, COP30 ब्राजील 2025 में, COP30 ब्राजील 2025 में। और आपका 20वां G20 भी, सॉरी 20वां G20 कहाँ आपका होगा? अफ्रीका में, ठीक है ना। 27वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की बैठक CHOGM 2024 की बैठक समोआ अपिया में हुआ था, ठीक ना। इसकी थीम क्या थी? वन रेसिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन हेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व किरण रिजिजू ने किया था, ठीक है ना। 28वां आपका कहाँ होगा? एंटीगुआ एंड बरमूडा में होगा। 28वां कहाँ होगा? एंटीगुआ एंड बरमूडा में होगा। कौन सा? 27वीं मतलब राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक 28वीं नंबर का कहाँ होगा? एंटीगुआ एंड बरमूडा 2026 में होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 ये नवंबर 2024 में हुआ, कैली कोलंबिया में हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद। सम्मेलन का विषय प्राकृतिक साथ शांति, प्राकृतिक साथ शांति, पीस विथ नेचर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसको देखते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आपका चंडीगढ़ में हुआ, दिसंबर में हुआ था, 6 से 9 दिसंबर को हुआ है, ठीक है ना। और
थीम क्या थी, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है तो रिवीजन आपका हो गया। 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये आपका 8 से 11 अक्टूबर को, इन अक्टूबर मंथ में, ध्यान रखिए, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, इनका थीम क्या था, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये आपका कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है, ये मुंबई में हुआ है, जियो वर्ल्ड सेंटर में। इसका थीम क्या था, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ठीक है ना। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, सितंबर मंथ में हुआ है, ठीक है ना। और विषय क्या था, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ, 18 से 20 सितंबर में हुआ, सितंबर मंथ में हुआ, ठीक है ना। विषय क्या है, कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ, सितंबर मंथ में हुआ। सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, ये किसका थीम था, 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन का। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण था, यानी कि 4th सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली मोड़, सितंबर मंथ में। थीम क्या थी, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ठीक है, ये इसकी थीम थी। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, ये आपका मार्च 2025 में हुआ था। कालचक्र, लोक शांति और ग्रह, इसमें चीफ गेस्ट जो थे वो क्रिस्टोफर लक्सन थे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, तो इसके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वें रायसीना डायलॉग आपका कहाँ हुए, ये नई दिल्ली में हुए मार्च मंथ में, और उसमें चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन, ध्यान रखिए, ठीक है। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ मार्च में, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इसकी थीम थी। फिट इंडिया कार्निवल नई दिल्ली में हुआ मार्च में। भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन दोनों ने प्रमुख रूप से इनको आयोजन किया था, ठीक है ना। फिर आपका एरो इंडिया शो 2025, इसका 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण, ये पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये, बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। थीम क्या थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम थी। कौन सा, 15वें एरो इंडिया शो येलहंका रेलवे एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हुआ, ठीक है ना, फरवरी मंथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर नीचे से देखते जाते हैं। विंग्स इंडिया 2024, ये कहाँ हुआ, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ था ये, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या थी, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है केम्पेगौड़ा बेंगलुरु, वो इंदिरा गांधी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार जो है वो स्काईवेज एयर सर्विसेज को दिया गया था। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये आयोजन इसका मार्च 2024 में हुआ था। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन कम से कम फिर थीम याद रख लीजिए, क्या पता क्या ही पूछ दे वो। युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए एक जुड़ाव और सशक्तिकरण। 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 30 से 31 जुलाई 2024 को हुआ। विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ। एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 12 से 15 दिसंबर 2024 में हुआ। डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 8 जनवरी 2025 को हुआ। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इनका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद थे, ठीक है। फिर बात करते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ और विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से इसको आयोजन किया गया था। इनका मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टीन कार्गा कंकालू त्रिनाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट थे। सम्मेलन का थीम क्या था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर में हुआ था, तो उतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, जनवरी में हुआ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी थीम थी। विश्व पुस्तक मेला हमेशा प्रगति मैदान में होता है, फरवरी मंथ में। फोकस देश इसमें रूस को, जो आपका विश्व पुस्तक मेला में फोकस देश कौन था, रूस। थीम क्या थी, गणतंत्र @75। तो ये आपका जो सम्मेलन था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब देखते हैं जो इंडेक्स हमारे हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला देखते हैं सतत व्यापार सूचकांक 2025। जारीकर्ता कौन है, हेनरिच फाउंडेशन और IMD। देखिए इस बार जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ है एक बार भी नहीं पूछा गया कि किस संस्था या कौन सा संगठन जारी करता है, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले, लेकिन रैंक तो पूछ रहा है ना, तो और ये भी पूछ रहा है कितने देश उसमें शामिल थे। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 जो है
इसमें टोटल 30 देश थे और इसमें टॉप पर कौन है, टॉप और बॉटम ज़्यादा पूछ रहा है। तो टॉप पर कौन है, इसमें इंग्लैंड है यानी यूनाइटेड किंगडम है। भारत का स्थान इसमें कितना नंबर है, 23वां स्थान है। भारत का स्थान 23वां है। सूचकांक का नाम क्या है, सतत व्यापार सूचकांक। भारत 23वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में जो है भारत का रैंक इसमें क्या है, भारत का रैंक 102 है। टोटल देश 123, इसमें टॉप पर कौन है, आर्मेनिया। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन है आपका, आर्मेनिया है। भारत 102 पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है, ये तो इजी है याद करना। 193 देशों में से टॉप पर सिंगापुर है। भारत 85वें स्थान पर है। भारत 85वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। 176 देशों में हांगकांग टॉप पर है। भारत 128 पर है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने पर है, 128 पर। सतत व्यापार में कितने पर है, 23 पर। वैश्विक भूख में कितने पर है, 102 पर। हेनले पासपोर्ट में 85 पर। माइंड में रिकैप हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक बोलते हैं। इसको WIPO जारी करता है। टोटल 139 देशों में से स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत 38वें पर है। भारत कितने पर है, 38वें पर। किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 यानी कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 69 देशों में इसमें भी टॉप पर स्विट्जरलैंड है। भारत 63वें पर है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कितने पर है, 63वें पर है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है और जारी करता है इसको IMD, समझ गए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 इसको भी जारी करता है IMD ही। 146 देशों में टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है। और भारत में दिल्ली का 104वां स्थान है, मुंबई का 106वां, बेंगलुरु इसमें 26वें स्थान पर है। बेंगलुरु किस पर है, इसमें 26वें स्थान पर है। तो बेंगलुरु का थोड़ा सा ठीक ठाक रैंक है इंडिया के लिए। तो किस में, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु 26 पर, दिल्ली 104, मुंबई 106 पर। टॉप पर स्विट्जरलैंड ही है, उसका कौन सा शहर, ज्यूरिख, ठीक है ना। ग्लोबल AICT इंडेक्स, ग्लोबल AICT इंडेक्स जारी करता काउंटर पॉइंट रिसर्च। इसमें देश के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है ना। सिंगापुर इसमें टॉप पर है। अच्छा मैंने गलत बोल दिया, इसमें बेंगलुरु जो आपका है, बेंगलुरु आपका 26वें स्थान पर है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है उसमें जो है बेंगलुरु उसमें 26वें स्थान पर नहीं है। थोड़ा सा इसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब कि गलत मत समझिएगा। ग्लोबल AICT इंडेक्स में जो है सिंगापुर टॉप पर है, बेंगलुरु 26वें स्थान पर। मैंने माइंड में थोड़ा ये हो गया, ठीक है ना। बेंगलुरु 26वें स्थान पर किसमें ग्लोबल AICT इंडेक्स में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का मुंबई 106, दिल्ली 104, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 67 देशों में से सिंगापुर टॉप पर है। भारत 41 नंबर पर है, समझ गए। किसमें, विश्व प्रतिस्पर्धा में टॉप पर स्विट्जरलैंड, भारत 41वें पर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 167 देशों में टॉप पर फिनलैंड है। SDG जो रैंकिंग आपका है, SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टॉप पर कौन है, फिनलैंड है। भारत कितने पर, भारत 99 नंबर पर। और उसमें स्कोर भी ध्यान रखिए कि भारत का स्कोर 67 है। भारत का स्कोर क्या है, 67, क्योंकि स्कोर भी पूछा जा रहा है। स्कोर इम्पोर्टेंट जो है उसका पूछा जा रहा है। जैसे SDG जो होता है, SDG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 17 उसमें गोल है टोटल, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SDG। तो इसका स्कोर 67 है। भारत 99 नंबर पर है। टॉप पर फिनलैंड है। टोटल 167 कंट्रीज़ में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। टॉप पर अमेरिका है। भारत तीसरे स्थान पर है 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ। ठीक समझ के बात को, 64 भारत के पास कितना यूनिकॉर्न है, 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे पायदान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। 163 देशों में से आइसलैंड टॉप पर है। भारत 115 नंबर पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कितने नंबर पर है, 115 नंबर पर है, समझ गए। और यूनिकॉर्न में कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, 67 के साथ, समझ गया।
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 118 देशों में से स्वीडन टॉप पर है। 118 देशों में कौन टॉप पर? स्वीडन जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर है स्वीडन। भारत इसमें जो है 71वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? भारत 71वें स्थान पर है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच ही इसको जारी करता है। 148 देशों में से आइसलैंड टॉप पर है। 148 देशों में से आइसलैंड क्या टॉप पर है? भारत 131 स्थान पर। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में। टॉप पर कौन है? आइसलैंड। भारत 131 पर है। भारत 131 पर किसमें है? ग्लोबल जेंडर गैप में। अब वैश्विक ऊर्जा में कितना पर है? वैश्विक ऊर्जा में 71वें पर है। ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। बात करते हैं, एक मिनट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जर्मन वाज इसको जारी करता है। 63 प्लस जो यूरोपियन यूनियन में कंट्री है वो सारे इसमें हैं। इसमें जो आपका है डेनमार्क का सीधे क्या चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कोई पता नहीं, डेनमार्क का चौथा, ध्यान रखिएगा। 10वें नंबर पर भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने पर है? 10वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपका है भारत इसमें कितने स्थान पर है? 130वें स्थान पर है। आइसलैंड इसमें टॉप पर है। तो आइसलैंड किस किस में टॉप पर है? आइसलैंड एक टॉप पर आपका है ग्लोबल जेंडर गैप में, आइसलैंड टॉप पर है। और आपका मानव विकास सूचकांक में भी आइसलैंड ही टॉप पर है। फिनलैंड किस में टॉप पर है? फिनलैंड आपका SDG लक्ष्य में टॉप पर फिनलैंड है। और आइसलैंड, कई स्टूडेंट को आइसलैंड फिनलैंड में कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कभी कभी होता था, लेकिन बार बार देखने से कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पर, मानव विकास में भी आइसलैंड टॉप पर। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है फ्रांस। 180 देशों में से नॉर्वे टॉप पर है। भारत 151वें में है। किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 170 देशों में से टॉप सबका कुछ पता नहीं है। भारत का ध्यान रखिए, भारत 36वां स्थान है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 147 देशों में से फिनलैंड इसमें टॉप पर है। इसमें भी देखिए फिनलैंड टॉप पर है, अभी और बताया था हमने आपको। SDG में भी कौन टॉप पर है? फिनलैंड टॉप पर है, समझ गए ना। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर, समझ गए बात को। इसमें भी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ही है। 19वां द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक जारी करता है। टॉप पर अमेरिका है, भारत इसमें चौथा है। 19वां द वेल्थ रिपोर्ट में भारत चौथा है, समझ गए बात को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में डेनमार्क टॉप पर है, भारत 96वें नंबर पर है। ये पूछा गया था ग्रुप डी में, ठीक नहीं, 24 जरूर है लेकिन पूछा गया ये, ठीक है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसमें टॉप पर अमेरिका, भारत चौथा ही रहता है, 24 में भी चौथा ही था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में अमेरिका टॉप पर है, भारत इसमें 49वें पर है, स्कोर 53.63 है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 180 देशों में से लग्जमबर्ग टॉप पर है, 180 देशों में से लग्जमबर्ग टॉप पर है, भारत 176वां है, समझ गए ना। तो इधर बाकी जितना भी है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, इतना ओल्ड नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर से संबंधित पूछ रहा है, तो ये जितना बताएं इसी से आएगा, उतना ओल्ड वो नहीं जाएगा, ठीक है, जा भी नहीं रहा है। तो ये सूचकांक भी जो था हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में OpenAI ने नया ब्राउज़र क्या लॉन्च किया है? एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री सेकंड जो चौथा ये आपका जो है स्पेस स्टेशन भारत का अंटार्कटिका में बनने वाला है, ठीक है ना। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। किसको? IIT मद्रास को। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला गया? दुबई में खोला गया। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम है। इसको IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। गूगल ने अपने अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। ठीक है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला ISTEM यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया, यानी क्रीब ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्लभ रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। भारत की यानी हैदराबाद की कंपनी का नाम क्या है? अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया है। तो पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने क्या लॉन्च किया है? ट्रैक ERS। तो समझिए कि ट्रैक ERS एक नासा का मिशन भी हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $35 लाख में बिका। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आ भी सकता है, फिर भी एक बार देख लिए। $35 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जो आपकी है अमरावती में लॉन्च होगी जनवरी 2026 में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। देखे होंगे आप, क्लाउड सीडिंग न्यूज़ में काफ़ी चर्चित रहा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है ना। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। इसका सर्वम AI का AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया है। तो मेटा मतलब फेसबुक, क्या लॉन्च किया है? llama 4 लॉन्च किया है प्रतिस्पर्धात्मक दौर में। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। अब इधर देखते हैं, C. ने IT छात्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया है? C. ने। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है और मेटा ने llama 4। ठीक है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। ये सब बहुत पहले कराए भी थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। किसकी सहायता से? IIT मद्रास के सहायता से। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। ये सब आपको याद होगा जो पहले से किए हुए हैं। ठीक है ना। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। मेट्रो में कितना स्थान? तीसरा स्थान। ठीक है। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। किसने? IIT बॉम्बे ने। केरल सरकार ने कवचम ऐप जारी किया है जो कि आपदा जोखिम प्रणाली है। ठीक है। फिर ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित गैस बायोसंयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकेव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। ठीक है। इमेजिंग चेरेनकेव दूरबीन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तीन परम जो कंप्यूटर हैं रुद्र सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किया गया। रुद्र सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली, कोलकाता 3 जगह स्थापित किया गया। ठीक है ना। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, क्या नाम है? समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया, यानी जल में उसको गिराया गया, मतलब समझिए इस तरह से, है ना। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है आपका, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। दुनिया की सबसे
ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला टोक्यो विश्वविद्यालय ने उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सक्सेसफुल ट्रायल किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए गए। किसने? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, अल्जाइमर रोग के लिए, ठीक है ना। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। किसने? सेंट्रल रेलवे ने। इगतपुरी झील में कितने मेगावाट क्षमता का? 10 मेगावाट क्षमता का। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। बाइक का नाम क्या है? CNG फ्रीडम, मतलब CNG बाइक है फ्रीडम। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया के पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया।